नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 की। और चैप्टर 13 में डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीज़न अब उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी जाती, राइट, जो चैप्टर 13 में है। तो चैप्टर 13 आप खुद से पढ़िएगा, मैं यहाँ पर चैप्टर 12 तक डिस्कशन कर देता हूँ, राइट। This will probably the last chapter of this particular series NISM 6, right। तो इस चैप्टर में हम बात कर लेंगे, लिख देते हैं एक बार, चैप्टर 12। ये बेसिकली है किसके बारे में? FIIs के बारे में। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या FPI बोल दो इसको, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। एक आपने टर्म भी सुनी होगी FDI की, हालांकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। FDI होता है बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है किसमें? कंपनियों के सामान में, या फिर टेक्निकली इन्वेस्टमेंट किया जाता है कंपनी के अंदर। मान लो सीमेंट लानी है, माल प्रोक्योर करना है, कुछ भी सामान प्रोक्योर करना है, तो बेसिकली ऑपरेशनल कॉस्ट में ये पैसा लगता है। ठीक है। रेलवे के अंदर मान लो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्वीपर्स लगाने पड़ेंगे उनको, HR राउंड होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। स्वीपर को तो नहीं, बट बहुत सारे टीम्स हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उनके लिए पर्टिकुलर बंदा लगेगा और वो उनको रिक्रूट करेगा, उनके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो वो उस तरीके के ऑपरेशनल काम जो होते हैं, FDI डायरेक्ट इन्वेस्ट किया जाता है कंपनीज के अंदर ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उनका काम करने का स्टाइल बढ़ जाए, काम करने का तरीका बढ़ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उसके बदले ऑब्वियसली प्रॉफिट्स ड्राइव होते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ये स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनरशिप खरीदते हैं। ये ऑपरेशनल कॉस्ट मैनेज नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट पैसा, इसको हॉट मनी भी बोला जाता है। हॉट मनी, हॉट मनी का मतलब क्या हुआ कि पैसा अंदर पैसा बाहर, पैसा अंदर पैसा बाहर। जेन स्ट्रीट सुबह 9:15 पे खरीदती थी और शाम तक बाहर, राइट। तो ये पैसा ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम के लिए रख सकते हो, कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी इधर जा सकते हैं, कभी भी उधर जा सकते हैं। इनको अपॉर्चुनिटी इंडिया में दिखेगी इंडिया में लगाएंगे, चाइना में दिखेगी चाइना में लगाएंगे, कहीं और दिखेगी कहीं और लगाएंगे, फिलीपींस में लगाएंगे, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स होते हैं, हॉट मनी बोला जाता है इनको। एकदम से कहीं भी जंप कर सकती है ये मनी। ये मनी होती है सटल मनी। ये टेक्निकली वहाँ पर अगर लगी है ना तो लगी रहेगी, उनको रिटर्न आने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है, करेक्ट। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि FDI और FPI बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं FIIs बेसिकली काम क्या करते हैं। वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ेगा, ये है FPI और FIIs का बेसिकली पूरा चैप्टर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। अगर मान लो, देखो, एक तो FPI होता है, FII होता है, और इनके सब अकाउंट्स भी होते हैं, ठीक, करेक्ट। तो ये सब अकाउंट्स का क्या मतलब क्या है? एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और सब अकाउंट। सब अकाउंट वो हो सकते हैं कि बंदा कोई और है, दिया पावर ऑफ अटॉर्नी, POA, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दिया हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे
कि वो सब अकाउंट्स उनके लिए ओपन कर दिए। जैसे सिंपल है यार, डिपॉजिटरी क्या करती है, उसके सब अकाउंट होता है उसका एक्सेस किसके पास आता है, क्लियरिंग मेंबर और के कैम्प्स के आरटीए, इनके पास इनका सब अकाउंट्स का एक्सेस होता है। सब अकाउंट्स में पूरा फुल्ली ऑपरेशनल नहीं होता, उनके कुछ पर्टिकुलर हिस्से वो ऑपरेशनल कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर हिस्से में ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, ड्राइव किए जा सकते हैं। जैसे क्लियरिंग मेंबर है, सेटलमेंट के काम आता है। आरटीए है, वो उनको देख सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, बट किसी इधर से उधर नहीं कर सकता वो कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इंट्रोडक्शन में आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आई कि कुछ अकाउंट्स होते हैं, उनको खोला जाना है इंडिया के अंदर। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये एक कंपनी है, FII है, ठीक है। FII 2-3 तरीके की हो सकती है। एक तो गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट एंटिटी खुद इन्वेस्ट करना चाहती है। म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, ठीक है, बैंक्स हो सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग फेसेस हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर कंपनी हो सकती है, ठीक है, इंडिविजुअल हो सकता है, NRI हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं FII FPI के को लेकर, ठीक है। तो इनको अगर अकाउंट खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ब्रोकर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर, या इसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोल दें, ठीक है। इनके केस में DDP बोल देते हैं, डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी, जैसे मान लो जेन स्ट्रीट का आपने अगर नाम सुना है, तो जेन स्ट्रीट का नाम मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, ठीक है। जेन स्ट्रीट का नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका अकाउंट नुवामा वेल्थ के पास था, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी ब्रोकर के साथ जाके FII अकाउंट खोल सकते हैं। FII अकाउंट तभी खुलेगा जब पर्टिकुलर ब्रोकर के पास वो सारी गाइडलाइंस फॉलो हुई होगी जो सेबी बोलता है उनको FII अकाउंट खोलने से पहले होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। अब सेबी बोलेगा कि आप ये सब चीज़ें प्रोसीजर्स जब फॉलो करेंगे तभी आप FII अकाउंट या FPI अकाउंट या NRI अकाउंट खोल सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल इंडिया के अंदर के अकाउंट ही खोल सकते हैं अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तो, करेक्ट। तो ऐसे करके कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो जिनके साथ बाहर वाले मतलब FIIs अकाउंट खोल सकते हैं। तो अब समझते हैं इंट्रोडक्शन। बेसिकली 2014 में ये रूल आया था कि किसी को भी अकाउंट खोलना है तो उनको सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो गाइडलाइंस क्या है, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ आप अकाउंट खोल सकते हो। डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होगा, वो होगा जो सेबी के हिसाब से सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, NRIs के लिए, FIIs के लिए, FPIs के लिए, करेक्ट। सेकेंड इसमें क्या है कि सेबी का रजिस्ट्रेशन, सेबी सर्टिफिकेट बोलेंगे, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अकाउंट खोलने से पहले आपको सेबी से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि आप सब रूल्स फॉलो करेंगे, करेक्ट। अब इसमें आ जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो या तो NRI होना चाहिए या फिर IOSCO अप्रूव्ड होना चाहिए। IOSCO क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन, ठीक है। FATF अप्रूव्ड होना चाहिए। FATF क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
ये बेसिकली कुछ आइडेंटिफाई करती हैं कि ये कंट्रीज़ हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ये पर्टिकुलर कंपनियां, ये पर्टिकुलर लोग हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। वो मैलिशियस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करती है और उनको रोकती है कि वो हमारे यहाँ आके कोहराम ना मचाए। ठीक है, तो FATF कंप्लाइंस होना चाहिए। और अगर कोई बैंक है तो BIS अप्रूव्ड होना चाहिए। BIS क्या होता है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये सारी जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उसके बाद जाकर आप हमारे देश में अप्रोच कर सकते हैं कि यहाँ पर आप अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं टेक्निकली। ठीक है, उसके बाद वाला प्रोसेस सेबी देखेगा, उसके बाद वाला प्रोसेस DDP देखेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देखेगा। करेक्ट। उसके बाद जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो अप्रोच करेगा DDP को। DDP क्या है? डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या देखेगा कि आप एक लेटर लेके आइए अपनी अथॉरिटी से, अपने देश की अथॉरिटी से कि आप हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अपने देश के जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड तो इंडिया में है, वहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज़ कमीशन एक्ट जो भी होगा उसके हिसाब से आप लेटर लेके आइए और हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो लेटर कौन सी कंट्री से? सेल्फ कंट्री। फिर इंडिया में आके क्या देखा जाएगा? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर एडेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपको लेना पड़ेगा। साथ में आपको सेबी से लेना पड़ेगा अप्रूवल। अब सेबी क्या करेगी? सेबी टेक्निकली चेक करेगी कि फिट एंड प्रॉपर पर्सन है या नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन तो नहीं हो रखी। कॉम्पिटेंस चेक करेगी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेबी ट्रैक करेगी कि ये जो आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, ये जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट करना चाहता है, ये जो बैंक इन्वेस्ट करना चाहता है, ये जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करनी चाहती है, ये हमारे देश के लिए सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब फाइनली चेक हो जाएंगी तो अब वो काम कर सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कौन कौन से तरीके के लोग होते हैं। तो यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर आ जाता है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के अंदर आता है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स। जो गवर्नमेंट है वो कैटेगरी 1 के अंदर आती है। उसमें बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जरूरत टेक्निकली नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इसमें सेंट्रल बैंक, सेंट्रल एजेंसीज, सॉवरिन वेल्थ फंड्स, ठीक है, इंटरनेशनल एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब कैटेगरी 1 में आती हैं। ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं। ये बहुत मैनिपुलेटिव, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते, ना के बराबर मैनिपुलेटिव्स होते हैं। तो ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। कैटेगरी 2 आ जाता है एप्रोप्रिएट रेगुलेटेड एंटिटीज एंड सर्टेन फंड्स। इसमें कौन आ जाता है? इंश्योरेंस आ जाते हैं, इंश्योरेंस ट्रस्ट आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं, AMCs आ जाती हैं, एडवाइजरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें कैटेगरी 2 के अंदर आ जाती है। इसी में कहीं ना कहीं लाई करता था जेन स्ट्रीट्स। ठीक है, तो इसी के अंदर वो मैलिशियस एंटिटीज़ भी आ जाती हैं जो कहीं से पैसा निकालना चाहती हैं। करेक्ट। तो कैटेगरी 3 के अंदर जनरली आ जाती हैं ऑल अदर नॉट एलिजिबल फॉर कैटेगरी 1 एंड 2, जैसे कि एंडाउमेंट्स, चैरिटेबल सोसाइटीज, ट्रस्ट, फाउंडेशन, कॉर्पोरेट बॉडीज, ट्रस्ट, इंडिविजुअल, फैमिली ऑफिसेस। ठीक है,
मैंने समझाया था फैमिली ऑफिस बेसिकली क्या होते हैं। अडानी जी अपना फैमिली ऑफिस मेंटेन करते हैं, इवन अंबानी जी भी मेंटेन करते हैं, टाटाज भी करते हैं। टेक्निकली ये क्या करते हैं, ये इंडिया में फैमिली ऑफिस ना ऑन करके सिंगापुर या दुबई में ऑन कर लेते हैं, वह उससे उनको टैक्स नहीं पड़ता, आसान भाषा में। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं पिछली वीडियोज़ में, राइट। अब ये तो हो गई FIIs की बात, लेकिन FIIs किसके थ्रू आएंगे, DDP के थ्रू आएंगे। तो DDP के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते होंगे, तो वो क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। DDP डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पर्सन। तो पहले तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पालन करना होता है, PMLA एक्ट, ठीक है। सेकंड FATF, इसका पालन करना होता है। टेक्निकली कुछ ऐसी एक्ट एंड कुछ ऐसे FIIs ना आ जाएं जो हम चाहते ही नहीं कि यहाँ आए, कुछ ऐसे कंट्रीज़ से उठ के ना आ जाएं जो हमारे दुश्मन कंट्री हैं या फिर जिनकी हमारे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, हम नहीं चाहते वो हमारे देश में आके इन्वेस्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पाकिस्तान ठीक है, ऐसे करके कुछ कंट्रीज़ हैं जो नहीं चाहते हमारे देश में उनका पैसा इन्वेस्ट हो, राइट। फिर इनको डुअल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। डुअल रजिस्ट्रेशन मीन सेबी के साथ और डिपॉजिटरी के साथ, ठीक है। यहां पर एक चीज गौर करने की जरूर है कि आपको सेबी और डिपॉजिटरी से बेशक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन वो शेयर्स डिपॉजिटरी के पास नहीं जाते। वो शेयर्स जाते किसके पास हैं, वो जाते हैं DDP के पास। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि इंडिया के जो रेजिडेंट हैं उनके शेयर CDSL NSDL में जाते हैं, लेकिन अमेरिका के जो रेजिडेंट हैं उनके शेयर्स ब्रोकर के पास रहते हैं। तो यही चीज को कंप्लाई करने के लिए इंडिया के अंदर भी ये रूल निकाला गया कि जो शेयर्स हैं वो ब्रोकर के पास रहेंगे। ब्रोकर मान लो या DDP मान लो इसको, करेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डुअल रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ब्रोकर ही कस्टोडियन बन जाता है। तो रजिस्ट्रेशन किसके साथ करना पड़ेगा, DDP के साथ, सेबी के साथ, और उसमें कस्टोडियन कौन होगा, DDP इटसेल्फ, राइट। इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा। इसमें खास चीज क्या है, सिर्फ उन बैंकों को अलाउ किया हुआ है जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। मान लो SBI है, वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी FIIs को इनवाइट कर सकता है, वो FIIs को लेके आ सकता है। क्यों? क्योंकि SBI सिर्फ इंडिया का बैंक नहीं है, इसकी ब्रांचेस इवन USA में भी हैं, बहुत सारे कंट्रीज में। तो वहाँ से ये लेके आ सकते हैं कुछ ऐसे बड़े बड़े FIIs को जो इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो ग्लोबल रीच बड़ी ज़रूरी है बैंक्स के लिए, ठीक है। अगर कोई नुवामा वेल्थ जैसा DDP चाहता है कि उनके थ्रू इन्वेस्ट हो, तो उनको एक बैंक से टाई अप करना पड़ेगा जो बाहर का बैंक होगा, जो इंडिया में भी प्रेजेंस रखता होगा, राइट। अब फाइनली बचता है कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। बेसिक समझा देता हूँ। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ठीक है। ये तो फैमिली ऑफिसेज होती है, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कैटेगरी 1 गवर्नमेंट्स होती हैं। तो गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आएगी वो किस लिए लेके आएगी, मान लो इंडिया की बात करें तो म्यूचुअल फंड और जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आएगी, पेंशन स्कीम्स लेके आएगी ये,
ठीक है। ये म्यूचुअल फंड पेंशन स्कीम्स नहीं होते, ये टैक्स बेनिफिट के लिए दिए जाएंगे। और भी कई सारे गवर्नमेंट के चीज़ें हो सकती हैं जो जिसके लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो ऐसा इस तरीके से फंड बना सकते हैं कि इसका जो रिटर्न आएगा उसी से हम डेवलपमेंट करेंगे। सिंगापुर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सिंगापुर बेसिकली क्या करता है, मान लो 100 रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिए, उसमें से 8 रुपये उसको रिटर्न आया, तो उस 8 रुपये से वो अपना देश के अंदर डेवलपमेंट करते चले जाएंगे। तो उनका जो फंड है वो सेफ भी होता रहेगा और साथ में उनका जो रिटर्न है उसी से वो डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम फंड्स भी ग्रो करते चले जा रहे हैं। करेक्ट। FII का दूसरा म्यूचुअल फंड का ऑल टुगेदर एक डिफरेंट काम होता है। म्यूचुअल फंड्स या फिर बैंक्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनका बेसिकली काम होता है कि पैसे को ग्रो करना है, डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन देनी है। ठीक है, इनका गवर्नमेंट की तरह नहीं होता कि स्टेबिलिटी, टैक्स बेनिफिट्स, ये सब काम नहीं होता। ठीक है, और फैमिली ऑफिस का काम आप समझते ही हैं। अडानी जी क्या करते हैं, इन्होंने काम इंडिया में कर रहे हैं, अंबानी जी, अडानी जी और बहुत सारे लोग, और इनका ऑफिस जो है वो सिंगापुर में है। वो क्यों है, वो इसलिए है कि मान लो अडानी जी के पास 1 करोड़ शेयर हैं अपनी कंपनी के और 6 रुपये डिविडेंड आता है हर एक शेयर पे, तो उनको 6 करोड़ रुपए डिविडेंड चला जाएगा। ठीक है, अब इस 6 करोड़ पे यहाँ पर तो टैक्स लगेगा 1.8 करोड़, क्योंकि 30% के ब्रैकेट में, उससे भी ज़्यादा ही लगेगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अब ये 6 करोड़ रुपए अगर सिंगापुर बेस्ड कंपनी में जाएंगे तो ये 6 के 6 करोड़ पे जीरो टैक्स है। तो ये 6 के 6 करोड़ उनके पास पहुंच गए। हमारे पास पैसा आता है तो हम पे टैक्स लगता है। अडानी जी 6 करोड़ नहीं, 600 करोड़, 6000 करोड़, इस तरीके से उनका डिविडेंड आता होगा, लेकिन उसके बाद में उन पर टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके जो फैमिली ऑफिस है वो बाहर उन्होंने लगाया हुआ है, जहाँ पर 0% टैक्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंस है, और ये किस तरीके से काम होता है, ये डिफरेंस बताया हुआ है तीनों कैटेगरी के अंदर। ये इस तरीके से क्यों होता है, क्यों जो लोग हैं वो बाहर जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों बाहर इन्वेस्टमेंट में उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट होता होगा, उस वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये था 12th चैप्टर। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। NISM सीरीज 6, दिस वॉज चैप्टर 12, और इसके क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, बट चैप्टर 13 में इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप खुद से पढ़िएगा। राइट, थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डैश ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर शैल बी द सेम एंटिटी। कौन है? स्टॉक ब्रोकर, कस्टोडियन, बैंकर, RTA एजेंट, इसमें से कौन है? तो कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी, जो कस्टोडियन है सिक्योरिटी की कस्टडी जिसके पास रहती है, और DDP सेम आदमी होते हैं। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेट फॉर बिकमिंग डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है? द एप्लीकेशन शैल बी multinational presence either through branches or through agencies relationship with intermediary regulated in their respective home jurisdiction। ठीक है। applicant shall have multinational presence, मैंने बताया बैंक्स या कोई भी आप करना चाहते हैं, इवन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी आप DDP बनना चाहते हैं, तो आपकी मल्टीनेशनल प्रेजेंस होनी मैंडेटरी है। ठीक है। द एप्लीकेंट शुड बी एन ऑथराइज डीलर ऑफ कैटेगरी 1 बैंक ऑथराइज बाय RBI। डेफिनेटली RBI के कैटेगरी 1 बैंक को ही ये अलाउ होगा। द एप्लीकेंट शुड बी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम था, तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, अ रेजिडेंट इंडियन कैन ऑल्सो बी ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इंडियन रेजिडेंट NRI अगर होगा तो डेफिनेटली वो बन सकता है, अदरवाइज इंडिया के अंदर रहते हुए तो आप नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो फॉल्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? एफपीआई किसको बोला जाता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, सब अकाउंट्स को, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तीनों को ही। सब अकाउंट्स भी मैंने बताया था, एफआईआई बताया था, एफपीआई बताया था। ऑल ऑफ द अबाउ शुड बी द राइट आंसर, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। आपको हमारा कोर्स अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप एक थम्स अप दे सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को, और सभी चैप्टर्स के नोट्स में डेफिनेटली सब चैप्टर्स के नीचे बना के डालने की कोशिश करूँगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय।